हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेवी गुप्ता बुक का है। ठीक है, तो हमने 48 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख रखा था। उसके आगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप ना ध्यान से समझो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है कि अब धीरे धीरे अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपके आएंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टेंशन इन ए सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन टू सपोर्ट ऑफ अनइक्वल हाइट अकर्स एट। अब देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम टेंशन आपसे, मैक्सिमम टेंशन का मतलब कि कहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा। अगर दो अनइक्वल, सपोज आपके पास पोल्स हैं। अनइक्वल पोल्स का मतलब कि एक पोल्स आपके पास यहाँ है, क्लियर है, ध्यान समझिए, एक पोल यहाँ है और अनइक्वल है, यानी एक की हाइट थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है ऐसे। तो आप बताओ किस पर झोल, मतलब कि किस पर, अगर आपसे पूछे कि किस पर टेंशन ज़्यादा होगा या फिर किस वाले पोल पर जो झोल से यानी सैग होगा वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से बन सकता है। तो एकदम बड़ा तरीके से आप देखना, फिगर आप देखो और बताओ कौन सा सही होगा आपका। टेंशन किस पर ज़्यादा होगी और झोल किस साइड, मतलब जो सैग होगा वो कौन से पोल की साइड आकर ज़्यादा होगा। तो ऐसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो टेंशन है यानी जो बड़ा वाला पोल है जिसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, यानी जिसका सपोर्ट हाई है। ठीक है, जिसको सपोर्ट मतलब हाइयर दिया गया है, वहाँ पे क्या है, टेंशन ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको टेंशन ज़्यादा दिखेगा। और जो स्मॉल पोल है, ठीक है, स्मॉल जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल सपोर्ट, जिसमें नीचे सपोर्ट दिया गया है, वहाँ पे आपका सैग ज़्यादा होगा। वहाँ पे क्या होगा, सैग ज़्यादा होगा। और जहाँ पे सपोर्ट हाई दिया गया है वहाँ पे क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, द मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन किस पर ज़्यादा होगा, तो हाइयर सपोर्ट पर। किस पर होगा, हाइयर सपोर्ट पर, यानी जो सपोर्ट कहाँ पे है, हाइयर पे है। यानी दो अनइक्वल सपोर्ट आपने दिया है, एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर। ठीक है, सपोज आप समझो, मैं चलो मान लेता हूँ कि टावर की हाइट भी मैंने सेम कर दिया। ठीक है, एक को मैंने यहाँ सपोर्ट किया है, एक को मैंने यहाँ किया है, तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे आपको सैग ज़्यादा मिलेगा। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर से भी आप, वैसे भी एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि जो हाइट ज़्यादा रहेगी वहाँ पे तार ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, और जहाँ पे सपोर्ट लोअर रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि आके, मतलब कि सैग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका है स्ट्रिकिंग स्ट्रिगिंग चार्ट इज यूजफुल। अब बताइए स्ट्रिगिंग चार्ट किसके लिए यूजफुल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, मतलब आया है आपका। तो स्ट्रिगिंग चार्ट के बारे में आप बताओ क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, इन द डिज़ाइन ऑफ टावर, इन द डिज़ाइन ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग, या फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स। तो अगर हम बात करें तो जो स्ट्रिंगिंग चार्ट होता है वो बेसिकली फाइंड करता है फाइंडिंग द सैग इन कंडक्टर, फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर। ठीक है, या फिर, ठीक है, फाइंडिंग द सैग इन कंडक्टर, इतनी चीज़ आपको पता है। और अगर बात करें कि और भी क्या फाइंड कर सकता है स्ट्रिंगिंग चार्ट, तो स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होता है आपका वह फाइंड कर सकता है टेंशन। ठीक है, क्या फाइंड कर सकता है, टेंशन एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, यानी चाहे जिस टेम्परेचर पर टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट का, स्ट्रिंगिंग चार्ट का। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो जो आपका ये स्ट्रिंगिंग चार्ट है ये आपको अलाउ करता है या फिर ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कितना सैग मैक्सिमम रख सकते हो, सैग कितना मैक्सिमम रख सकते हो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, उस चीज़ के लिए अलाउ करता है। या फिर पार्टिकुलर आप समझ सकते हो कि जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, कोई ट्रांसमिशन लाइन आप अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो उस ट्रांसमिशन लाइन के कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे। उस रूल रेगुलेशन जो होगा वो स्ट्रिंगिंग चार्ट से आपको पता चलेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पार्टिकुलर उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना सैग अलाउ रहेगा, कितना टेंशन अलाउ रहेगा, इन सब का जो मतलब नॉलेज आपको देगा वो क्या होगा, स्ट्रिंगिंग चार्ट होगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, हॉट टेम्पलेट्स कर्व आर प्लॉट ऑफ। हॉट टेम्पलेट कर्व जो होता है वो किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, बताइए।
टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बीच में, कंडक्टर सैग एंड स्पैन लेंथ के बीच में, कंडक्टर वेट एंड सैग के बीच में, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हॉट टेम्पलेट। किस जो हॉट टेम्पलेट कर्व होता है बेसिकली किसके बीच में आपका ड्रॉ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा कंडक्टर का जो सैग है एंड स्पैन लेंथ। ठीक है, यानी जो सैग आप नॉर्मली सैग आपका यूज करोगे कि किन्हीं दो टावर के बीच में जो सपोर्ट ये दिया गया है, तो ये सैग कितना है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये सैग हो जाएगा आपका, सैग के बीच में एंड उनके बीच में कितनी लेंथ है, दो टावर्स के बीच में कितनी लेंथ है, उन दोनों के बीच में जो कर्व खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉट टेम्पलेट कर्व। हॉट टेम्पलेट कर्व। और हॉट टेम्पलेट कर्व जो होता है वो सैग और लेंथ के बीच में होता है, सैग और लेंथ के बीच में होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन। तो किस पर मोर प्रीडोमिनेंट होगा? ऑप्शन क्या है? इंसुलेटर, ट्रांसमिशन लाइन, सपोर्टिंग टावर या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 52 का? तो देखिए जो विंड प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा किस पर? सपोर्टिंग टावर पर। किस पर होगा? सपोर्टिंग टावर पर। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देगा वहाँ पे आपका विंड प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है, सपोर्टिंग टावर पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गैलोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एराइज ड्यू टू। गैलोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एराइज ड्यू टू। गैलोपिंग ट्रांसमिशन लाइन में कैसे जनरेट होता है? ऑप्शन क्या आपका है? असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन, असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन, वर्टेक्स फिनोमिना इन लाइट विंड्स, हैवी वेट ऑफ लाइन कंडक्टर्स, एडॉप्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो 53 जो देखिए गैलोपिंग जो आपका जनरेट होता है ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली होता है कि जो आइस फॉर्मेट आप मतलब कि जनरेट होती है या फिर आइस फॉर्म होती है वह क्या होगी? सिमेट्रिकल नहीं होगी। सिमेट्रिकल का कहने का मतलब कि जैसे कि आप मान लो ट्रांसमिशन लाइन है उसके 3 वायर हैं, 3 वायर हैं, तो तीनों वायर पे जो आइस का जनरेशन होगा, आइस का फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, बराबर नहीं होगा तीनों ही कंडक्टर पे। जब बराबर नहीं होगा तो उसमें क्या जनरेट होगा? उसमें जनरेट होगा गैलोपिंग। उसमें क्या जनरेट होगा? गैलोपिंग जनरेट होगा। तो गैलोपिंग बेसिकली जनरेट होता है असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन, असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिशन लाइन पर होगा जिसके कारण से आपका गैलोपिंग जनरेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टोक ब्रिज डैम्पर ऑन पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। स्टोक ब्रिज डैम्पर का हम यूज करके क्या रिड्यूस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? सैग को करते हैं या कंडक्टर वाइब्रेशन को या लाइन लॉसेस को या मैकेनिकल टेंशन को? 54 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, तो देखिए जब भी हम यूज करते हैं स्टोक ब्रिज डैम्पर का यूज करके बेसिकली, अच्छा एक चीज़ बताओ डैम्पर यूज किस लिए की जाती है? आपने पढ़ा होगा डैम्पर। डैम्पर जो होता है वो डैम्पनेस को कम करता है। डैम्पनेस की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशन को कम करता है। किसको कम करता है? वाइब्रेशन को। ये चीज़ तो आप समझ सकते हो ना, इस शब्द से ही समझ सकते हो कि जैसे आप डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हो तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, जो कंडक्टर में जो इधर उधर होता रहता है, ठीक है, जो कंडक्टर इधर होता है इधर होता रहता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डैम्पनेस होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पर का यूज करते हैं। तो स्टोक ब्रिज डैम्पर, स्टोक ब्रिज डैम्पर का मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या होगा? ढेर सारे डैम्पर्स होंगे, डैम्पर कंडक्टर होंगे, उसका हम यूज क्या करेंगे? जो कंडक्टर्स में वाइब्रेशन होगा उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टोक ब्रिज डैम्पर्स का यूज करेंगे। स्टोक ब्रिज डैम्पर का यूज करेंगे किस चीज़ के लिए? कंडक्टर में जो वाइब्रेशन होगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर हैं उनमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टोक ब्रिज डैम्पर का। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, द सैग ऑफ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर when the span is 250 meter. Now if the height of supporting tower is increased by 25%, the sag will be। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहले सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर when span length is
250 मीटर। मान लीजिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक टावर ए है, एक टावर ए है, और इनके बीच में ये सपोर्टिंग टावर दिया गया है, ये सपोर्टिंग टावर ऐसे दिया गया है। तो जो मतलब सैग आपका बन रहा था वो कितना बन रहा था, 2.5 मीटर का सैग बन रहा था। फिर हमने क्या कर दिया कि 25% सपोर्टिंग टावर को इंक्रीज कर दिया। अब सपोर्टिंग टावर का इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि दोनों साइड के सपोर्टिंग टावर को हम इंक्रीज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सपोर्टिंग टावर को इंक्रीज कर दिया हमने, पहले चलो मैं पहले ये बना लेता हूँ, पहले ए था तो 2.5 मिल रहा था, फिर मैंने इंक्रीज कर दिया, अब दोनों की हाइट इंक्रीज कर दी, बट सपोर्टिंग टावर तो सेम रह गया ना, कि जैसे जितने पे हम सपोर्ट दे रहे थे 25 दोनों का इंक्रीज कर दिया। तो फिर सैग क्या होगा, बट घटेगा कि बढ़ेगा, यही पूछा है। तो क्या होगा, वो तब भी 2.5 मीटर ही रहेगा। तो टावर के या फिर सपोर्टिंग टावर की हाइट को चेंज करने से सैग पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखना आप कि सपोर्टिंग टावर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें जो सैग होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। क्लियर है इतनी चीज़? तो आप याद रखना कि सपोर्टिंग टावर को इंक्रीज करने से जो सैग होगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन which the conductor support between two support the variation in tension T with atmospheric temperature T is represented by। अच्छा देखिए सपोर्टिंग टावर, अच्छा नहीं सॉरी, वाइब्रेशन, टेंशन में और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, बस यही दिया है आपको, कर्व दिया है। अच्छा एक चीज़ आप जानते रहो बस, अब इतनी चीज़ तो आप देख रहे हो कि किस में रिलेशन पूछ रहा है, टेंशन में और टेम्परेचर में। तो अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सपोज मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो आप बता सकते हो कि सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सैग पे, सैग बढ़ेगा घटेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सैग हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। सैग हमारा इंक्रीज होता है, नो डाउट। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो सैग हमारा इंक्रीज होगा, क्लियर है। अच्छा सैग इंक्रीज हुआ तो सैग बराबर होता है हमारा यस बराबर ओमेगा सॉरी WL²/8T। टी जो है ये आपका क्या है, टेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जब मैंने टेम्परेचर जो टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल है सैग के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सैग इंक्रीज होगा, तो सैग इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है कि टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इससे ये चीज़ आपको पता चलती है कि जो टेम्परेचर है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेंशन के। इतना तो लगा ही सकते हो ना, इतना माइंड तो आप, ये तो कॉमन वाली बात हो गई है। तो टेंशन आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर आपका इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, सिंपल सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर टेंशन आपका डिक्रीज होगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए कर्व देखते हैं, पहले पहले कर्व में देखिए, जो फर्स्ट कर्व है ये वाला, इस कर्व में अगर आप देखें तो जब आपका टेंशन ज़्यादा है, ठीक, टेंशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या है, कम है, तो सही है। फिर हम टेंशन हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जब टेंशन कम हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर देखिए अब इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे जब आपका टेंशन एकदम इतना हो गया, टेंशन एकदम इतना हो गया तो टेम्परेचर हमारा फिर इतना हो गया, टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, टेम्परेचर इतना हो गया। इसका मतलब है कि कर्व जो फर्स्ट है वो फॉलो कर रहा है। अच्छा कर्व सेकंड देख लेते हैं। कर्व सेकंड में ये देखिए ये कर्व बना है, इस कर्व में आप देखें तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन भी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिए, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और टेंशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो प्रोपोर्शनली है नहीं, एंटी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कर्व नंबर फर्स्ट जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। कर्व नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप याद रखना टेम्परेचर में और टेंशन में अगर आपसे पूछे कि क्या कर्व बनेगा या फिर कैसे रिलेशन इनके बीच में होते हैं, तो टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर 400 किलो वोल्ट लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर इज अराउंड। अब देखिए 400 किलो वोल्ट की लाइन है
और उसमें कंडक्टर्स आपके ऐसे 3 फेज मान लो लाइन है और 400 किलो वोल्ट की है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस हम रख सकते हैं। तो देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना या फिर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे सवाल जब बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर इस चीज़ को आपको समझना भी तो पड़ेगा, आपको जानना भी तो पड़ेगा ना कितना डिस्टेंस इनके बीच में होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर लूँ डिस्टेंस की, तो 400 किलो वोल्ट लाइन के लिए जो डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 8 मीटर। कितना रखी जाती है? 8 मीटर। याद रखना, कोई गलती मत करना, ये कितना होती है? 8 मीटर होती है। इस चीज़ को आप याद रख लो बस। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Stranded conductor usually have a center wire around which there are successive layer of 6, 12, 18, 24 wire. For n layer the total number of individual wire is। देखिए ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद भी रखो कि कैसे आप याद रखोगे। अच्छा चलिए मैं पहले शुरू से बात करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन 3-4 आपके बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन को आप याद रखोगे, आप कैसे इसको याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ वायर है इन द सेंटर, अगर मान लो इतना हो तो आप फिर कितना बताओगे, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ वायर इन द एन लेयर फ्रॉम सेंटर, अगर नंबर वायर मतलब नंबर ऑफ वायर जो हों ये मतलब कि एन लेयर के हों फ्रॉम सेंटर से, तो अगर 1 वायर है, कितना वायर है? 1 वायर है, तो एक वायर के लिए कितना होगा? 6n, ठीक है। कितना होगा? 6n। अगर 3 वायर हों, कितना हो? 3 वायर, तो 3 प्लस 6n, 3 प्लस 6n। अगर 4 वायर हों तो 4 प्लस 6n। अच्छा इससे क्या मतलब निकल रहा है? इससे मतलब क्या निकला? मान लो जैसे कि मतलब सिर्फ आपसे क्या पूछा कि नंबर ऑफ लेयर इन द n लेयर, अगर n लेयर मान लो है, नंबर ऑफ लेयर कितनी है? n है और सेंटर से हैं, तो एक वायर के लिए आप कितना बताओगे कि जो कितने वायर मतलब एक वायर के लिए कितना होनी चाहिए वो नंबर ऑफ लेयर्स, तो वो कितनी होंगी? 6n होगी। और 3 वायर अगर होगा तो 3 प्लस 6n हो जाएंगी, और 4 वायर होगा तो 4 प्लस 6n हो जाएगी। कोई डाउट? एकदम मत, एकदम क्लियर रखना। उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिविजुअली आपकी बढ़ रहे हैं सक्सेसिव केस में कि 6, 12, 18, 24 हैं, तो फॉर n लेयर द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर इज। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ वायर इन स्टैंडर्ड कंडक्टर हैविंग n लेयर, अगर मान लो किसी कंडक्टर में मान लो n लेयर हैं, तो फिर उसमें कितने वायर हैं, यही आपसे कभी कभी पूछता है कि इसमें कितने वायर हैं, यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो क्या आप इसको बता सकते हो कितना होता है? तो याद रखना वह होता है आपका 3n n प्लस 1 प्लस 1। 3n कोष्टक में n प्लस 1 प्लस 1 होता है। क्लियर है? ये जो होता है ये होता है 1 वायर के लिए, ठीक है। और हमेशा आपको यही बताया जाता है कि 1 वायर वाला है। लेकिन अगर 3 वायर हो तो फिर कितना होगा? तो 3 वायर के लिए यही क्वेश्चन अगर 3 वायर लिख के आ जाता तो 3 1 प्लस n स्क्वायर होता है। 3 प्लस 1 प्लस मतलब 3 कोष्टक में 1 प्लस n स्क्वायर होता है। क्लियर है इतनी चीज़? बट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि द डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंडेड इज d, देन द डायामीटर ऑफ n लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर विल बी। अगर डायामीटर किसी स्टैंडर्ड वायर का d है और मतलब n लेयर हैं, तो कितने कंडक्टर उसमें होंगे? कभी कभी ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर 1 वायर के लिए कितने कंडक्टर होंगे? तो 1 वायर के लिए कंडक्टर जो होता है 1 प्लस 2n इंटू डी होता है। 1 प्लस 2n इंटू डी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे आपको ना याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2n प्लस 1 इंटू डी। 2n प्लस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड। क्या पूछा है कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हम कहाँ पर यूज करते हैं? ऑप्शन क्या है? एट डेड इंड्स एंड इंटरमीडिएट एंकर टावर्स ऑन स्ट्रेट रन्स, डी एनी ऑफ ए एंड बी। क्या होना चाहिए ऑप्शन बताइए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट डेड इंड्स एंड इंटरमीडिएट एंकर टावर्स, यानी दो टावर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है जो आपका स्टैंड टाइप इंसुलेटर होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब कि एनी ऑफ ए और बी, ए और बी। अच्छा देखिए, स्टेन टाइप इंसुलेटर का जो यूज हम होते हैं वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपका डेड एंड हो। डेड एंड ऑफ द लाइन आर देयर इज ए कॉर्नर आर शार्प कर्व आर द क्रॉस रिवर्स इट से। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है बेसिकली यूज कहाँ पर किया जाता है, वो यूज किया जाता है कॉर्नर पर। जैसे आप देखेंगे कि एक मतलब एक टावर आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक टावर ऐसे बना हुआ है, तो इसको ना थोड़ा सा मोड़ के लाया जाता है। आप कहीं कहीं देखे होंगे कि टावर को फिर मोड़ के लाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वैसे ही पॉइंट पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। वैसे ही पॉइंट पे हम कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रेन यूज मतलब कि इंसुलेटर। या फिर कहीं कॉर्नर शार्प हो, जैसे जहाँ से थोड़ा मुड़ने का मतलब प्रोसेस हो, वहाँ पे यूज किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई रिवर क्रॉस करना हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई रिवर क्रॉस करना हो तो भी वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट टावर की तरह यूज हो रहा है आपका, ठीक है। इंटरमीडिएट एंकर टावर्स यानी उनके बीच में यूज करते हैं हम कौन सा, वो होता है आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखिए इन सब सिचुएशन के लिए हम कभी भी ना पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करते, ना ही तो सस्पेंशन टाइप करते हैं। इन सब के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन इंसुलेटर इंक्रीज इट्स। वेवी स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर का मतलब कि इसको देखो वेव की तरह बनाया जाता है। जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसको उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक वेव की तरह होता है। इससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है, इससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है, तो क्या है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी या फिर पंक्चर स्ट्रेंथ मिलेगी या फ्लैश ओवर वोल्टेज या फिर थर्मल स्ट्रेंथ, क्या मिलेगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो ऐसा करने से ना जो वेव की तरह बनाते हैं, वेव का मतलब क्या है कि कोई भी कनेक्शन सीरीज में होना। देखो ध्यान से समझना, वेव का मतलब ही होता है, जैसे आप वेव वाइंडिंग कभी पढ़ते हो तो वेव का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज कनेक्शन कर दिया गया वाइंडिंग का। वाइंडिंग का क्या कर दिया गया, सीरीज कनेक्शन, जिसके कारण से वाइंडिंग जब सीरीज में हो गई तो उनका क्या होगा कि वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। उनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इंसुलेटर पढ़ते हैं तो जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसको वेव फिट टाइप का बनाया जाता है, जिसके कारण से उसका फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका फ्लैश ओवर वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना आप कि जो वेवी नेचर का बनाया जाता है वो बेसिकली किस लिए बनाया जाता है कि उनके मतलब कि जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए मल्टीपल सेल petticoat or rancid pin type insulator unit cannot be increased beyond a limited value by increasing the number of cell because। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे वेव की तरह बना रहे हो, तो जब वेव की तरह बना रहे हैं तो इसका जो वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, बेसिकली वेव की तरह बना के इसका वोल्टेज जो हम इंक्रीज करते हैं, ये वोल्टेज जो हमारा है, यह वोल्टेज इतना मतलब हम इंक्रीज करते हैं कि एक लिमिटेड वैल्यू तक ही इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एक लिमिटेड वैल्यू तक अगर इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है, बिकॉज क्योंकि द इंटरनल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेल बिकम अनइक्वल, द लीकेज पाथ रेजिस्टेंस स्टार्ट डिमिनिशिंग, the disruptive critical voltage for the material of insulator is reached, the puncture voltage of material of insulator is reached। तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द इंटरनल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेल बिकम अनइक्वल। जैसे जैसे हम वोल्टेज को जब इंक्रीज करते जाएंगे जैसे भी, तो एक लिमिटेड वैल्यू के बाद वो क्या हो जाता है, वो आपका एक्सीड ही नहीं होता है, एकदम फिक्स्ड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने ए इंसुलेटर बना लिया, ठीक है, ए इंसुलेटर बना लिया, ऐसे हमने बना लिया इंसुलेटर, फिर ऐसे बना लिया, ऐसे इंसुलेटर बना लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने सीरीज में से बना लिया इंसुलेटर। तो ऐसे इंसुलेटर बनाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज इस डिस्क का था, इस डिस्क का वोल्टेज ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। सारे डिस्क का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तो द वोल्टेज रेटिंग ऑफ मल्टीपल सेल रेंसेड पिन टाइप इंसुलेटर यूनिट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिटेड वैल्यू। तो एक लिमिटेड वैल्यू से कभी भी उसका वोल्टेज इंक्रीज नहीं किया जाएगा, ठीक है।
जैसे मैं मान लूँ कि एक डिस्क जैसे है, मान लो, चलो मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक डिस्क है, ठीक, एक डिस्क मान लो ये है, इस डिस्क का वोल्टेज मान लो 11 kV का है, ठीक है, 11 kV इसकी रेटिंग है। अब इससे ऊपर हम इसको नहीं बढ़ा सकते, अगर इससे ऊपर इसको बढ़ा देंगे तो फिर हर एक जो मतलब कि सेल है, या फिर आप कह सकते हो हर एक यूनिट में जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन को अनइक्वल करने के लिए, यानी अनइक्वल ना होने पाए, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो वोल्टेज की रेटिंग है उससे कभी भी ऊपर नहीं बनाते, डिज़ाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक, कौन सा इंसुलेटर हम यूज करते हैं 130 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो क्या है आपका, पिन टाइप, डिस्क टाइप, साइकिल टाइप, या पिन टाइप और साइकिल टाइप, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 130 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर। कौन सा, डिस्क टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि डिस्क टाइप इंसुलेटर में, अच्छा एक चीज़ आप बताओ कि जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है। आपको क्या इतनी चीज़ पता है, कभी कभी जो इंसुलेशन होता है वो डिपेंड किस पर करता है, तो आप कहोगे सर वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जो आपका इंसुलेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। यानी वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हमें इंसुलेशन की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमें इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। बट अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें तो हम लोग इसके लिए यूज कर लेंगे कि वो कौन सा होगा, वह हमारे पास हो जाएगा डिस्क टाइप इंसुलेटर। कौन सा हो जाएगा, डिस्क टाइप इंसुलेटर, जो कि बेसिकली हाई वोल्टेज के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। हाई वोल्टेज के लिए क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा। तो याद रखना कि 132 किलो वोल्ट या फिर इससे अबव की जितने भी लाइनें होती हैं उन सब में हम जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, whenever the conductor are dead ended or there is a change in the direction of transmission line the insulator used are of the। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाँ पे है वहाँ पे हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, जहाँ पे डेड एंड हो या फिर जहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन के डायरेक्शन को चेंज करना हो। तो इससे पहले ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा था, तो वह कौन सा था, वो था हमारे पास स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। कौन सा था, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देख रखे हैं कि जहाँ पे हमें डेड एंड यानी या फिर ट्रांसमिशन लाइन को डाइवर्ट करने की बात होगी या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की बात होगी, वहाँ पे हम जो इंसुलेटर यूज करेंगे वो कौन सा होगा, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होगा। कौन सा होगा, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड इन लाइन ऑपरेटिंग। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर और जनरली यूज्ड इन लाइन ऑपरेटिंग। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेज पर यूज की जाती है, आपसे यही पूछा गया है। तो कौन सा सही होगा 65 का। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो होता है ये नॉर्मली एट एनी वोल्टेज लेवल एचवी और ईएचवी, चाहे जहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो पोस्ट टाइप इंसुलेटर को। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर होता है ना, वो आपको मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसको बस बार के लिए। किसके लिए, बस बार के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि आइसोलेशन स्विच के लिए, आइसोलेशन स्विच के लिए, आइसोलेशन स्विच के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो होता है इसको आप ना एक कह सकते हो कि जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर है ये होता है एक पिन टाइप इंसुलेटर। कैसा होता है, एक पिन टाइप इंसुलेटर ही होता है ये जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर होता है, जो कि बेसिकली किस चीज़ का बना होगा, कॉपर का हो, मतलब कॉपर कह सकते हैं कि विथ मेटल कैप सो दैट मोर देन वन यूनिट कैन बी माउंटेन इन सीरीज। कहने का मतलब कि जो भी इंसुलेटर होगा उसको हम सीरीज में कनेक्ट करके इसको बना सकते हैं, जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, पोस्ट टाइप इंसुलेटर दे सकते हैं। और ये जो होगा, अच्छा कभी कभी ये पूछता है कि जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर होता है वो बना किस चीज़ का होता है। तो इंसुलेटर है तो नॉर्मली किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होगा,
तो जब इंसुलेटिंग मटेरियल होगी तो वो होती है आपकी रेसिन। ठीक है, रेसिन। याद रखना कि पोस्ट टाइम इंसुलेटर किस चीज़ का बना होगा, रेसिन का बना होगा। और आप चाहो, कभी कभी पूछता है कि इंसुलेटर नॉर्मली किस चीज़ का बना होता है, तो इंसुलेटर जो होता है नॉर्मली बना होता है पोर्सिलीन का। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है नॉर्मली किस चीज़ का बना होता है, कोई भी इंसुलेटर, नॉर्मली इंसुलेटर ही दे दिया कि इंसुलेटर मेड ऑफ, इंसुलेटर किस चीज़ के बने होते हैं, तो वह बने होते हैं पोर्सिलीन का। ऑप्शन में अगर रेसिन भी रहे तो आप मार के मत आना, जब ऑप्शन में पोर्सिलीन ना रहे तब जाके ये करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में पोर्सिलीन है तो फिर पोर्सिलीन ही सही होगा। ठीक है, तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर एक पिन टाइप इंसुलेटर है, और जिसको कि आप चाहे एचबी पर या फिर ईएचबी यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर भी यूज कर सकते हो, या फिर हाई वोल्टेज पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मतलब डिस्क हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करके बना दिया जाता है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। और उसके बाद बात करें तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो होता है वो नॉर्मली यूज कहाँ पर किया जाता है, बस बार के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर बस बार में और आइसोलेशन स्विचेज में। क्लियर है इतनी चीज़ ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है द नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर फॉर 400 किलो वोल्ट AC ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लाइज इन द रेंज ऑफ। अगर 400 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्क की नीड होगी आपको, यही पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी, अब 400 किलो वोल्ट दे दिया, 765 दे सकता है, कुछ भी इससे ऊपर दे सकता है। तो आप ये समझ जाओ कि कितना होगा। अच्छा चलो मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ कि एक डिस्क जो होती है आपकी कितने वोल्टेज की होती है, तो आप कहोगे सर 11 kV की होती है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आप कहोगे सर 11 kV की होती है। क्लियर है, इतना है क्लियर है, 11 kV की होती है। अब उसके बाद अगर मान लो 33 kV का है तो फिर आप कितना यूज करोगे, कितना यूज करोगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि 33 kV है तो फिर नंबर ऑफ डिस्क कितने होंगे। तो 11 3 33 यानी 3 डिस्क आप यूज कर सकते हो, बट 3 नहीं करते, 3 - 1 यानी 1 डिस्क मतलब 2 डिस्क आप यूज करोगे। जब आपका 33 kV होगा तो कितने डिस्क यूज करोगे आप। अच्छा चलो इसमें भी ना एक चीज़ ये होती है कि आप कितना यूज कर रहे हो, तो ये चीज़ पूछा जाता है कि सस्पेंशन वाला यूज कर रहे हो या फिर डेड इंड। अब डेड इंड पे करोगे तो अलग चीज़ होगी, और आप वैसे नॉर्मली यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग फिनोमिना होगा। तो जब 33 वाली बात होगी ना, 33 के भी, तो 2 जब आप यूज करोगे 2 डिस्क, तो ये बेसिकली वहाँ पे यूज करोगे जहाँ पे नॉर्मल है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आप यूज कर रहे हो तो नॉर्मली इंसुलेटर जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे। लेकिन कहीं डेड एंड हो गया या फिर जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को चेंज करना है यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे हमको 3 डिस्क की ही नीड पड़ेगी। क्लियर है ना, इतनी चीज़ तो कंफर्म है। और बात करें अगर 66 kV की, किसकी, 66 kV की, तो नॉर्मल की जगह पे 5 करेंगे और डेड इंड होगा तो वहाँ पे 6 करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखो। 132 किलो वोल्ट अगर होगा तो 132 किलो वोल्ट की जगह पे आप नॉर्मल पे 9 और डेड इंड होगा तो वहाँ पे 10 यूज करोगे, एक ज़्यादा उससे यूज करते हैं। 220 होगा मान लो, 220 आप यूज करो, 220 में 14 आपका होगा नॉर्मल के लिए और 15 आपका होगा डेड इंड के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करके रख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप नोट करके रख लो क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, लिख लो, याद कर लो, सबसे बढ़िया है, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। उसके बाद 400 पे नॉर्मल होगा तो 21 होता है और डेड इंड होगा तो 22 होता है। क्लियर है, 400 में 21 होता है और 22 होता है। तो 400 के लिए ही आपसे पूछा है, तो 400 के लिए कितना बोल रहा है कि 22 होगा या फिर क्या होगा 23। तो इसमें क्या दिया है 22 to 23, तो आप मतलब 22 to 23 कर लो नॉर्मली, तो ये क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या होगा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट्स इन ए स्ट्रिंगिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज ड्यू टू। अब देखिए क्या कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। अब देखिए जब आप स्ट्रिंगिंग चार्ट पढ़ोगे, स्ट्रिंगिंग की इफिशियंसी हम निकालेंगे तो वहाँ पे अभी आएगा आगे क्वेश्चन वैसा, तो वहाँ से ना आपको थोड़ा कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, बट आप अभी जानते रहो इतना। जब हम स्ट्रिंगिंग चार्ट पढ़ते हैं तो एक कैपेसिटर आपका ऐसे बनता है, कैपेसिटर ऐसे बनेगा, फिर एक कैपेसिटर इनके पैरेलल में ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनते जाता है स्ट्रिंगिंग चार्ट। हम अभी आएगा कोई क्वेश्चन वैसा तो पूरा देखेंगे डिटेल में उसको। ठीक है, अभी भी आप इतना जानते रहो
तो इसके कारण से क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन उस मतलब पार्टिकुलर इंसुलेटर में होगा वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या है, अनइक्वल सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द यूनिट, और क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द यूनिट फ्रॉम द टावर बॉडी, या द एग्जिस्टेंसेस ऑफ स्टे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटेलिक जंक्शन ऑफ यूनिट एंड द टावर बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस आर्म एंड द यूनिट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि द एग्जिस्टेंसेस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटेलिक जंक्शन ऑफ द यूनिट एंड द टावर बॉडी। तो उसमें ना आपको दो चीज़ मिलेगी। देखो कैपेसिटेंस कैसे कैसे आपको मिलेगा कि जो बेसिकली इंसुलेटर के बीच में अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होता है कि एक तो जैसे डिस्क आप लगाए हो तो डिस्क का कैपेसिटेंस ऐसे होता है, ठीक है, डिस्क का कैपेसिटेंस ऐसे होगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो वी है, ये भी वी है, ये भी वी है, ये मिल रहा है। लेकिन ये जो टावर से जुड़ा होता है ना, ये टावर, ठीक है, ये टावर से जो जुड़ा होता है ना, तो टावर के बीच में भी एक कैपेसिटेंस इस तरह से फॉर्म हो जाता है, टावर के बीच में भी कैपेसिटेंस इस तरह से फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से टावर के बीच में तथा जो सेल्फ कैपेसिटेंस है और शंट कैपेसिटेंस है, उसी के कारण जो इंसुलेटर होता है उनके बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जिसके कारण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, द एग्जिस्टेंसेस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटेलिक जंक्शन ऑफ द यूनिट एंड द टावर बॉडी, यानी कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ध्यान से समझना, ये है मान लो कैपेसिटेंस स्ट्रिंग का जो चार्ट हमारे मतलब जो स्ट्रिंग है उसके कारण ये कैपेसिटेंस था। लेकिन अगर टावर वाले जो सॉरी ये जो टावर वाला मतलब ये टावर मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर है, तो टावर के कारण जो ये शंट कैपेसिटेंस बना, इसी के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब कि वोल्टेज आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली इसी के कारण क्या होता है, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। इसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। ये आपका नॉर्मल कैपेसिटेंस होता है, यानी कि एक स्ट्रिंग का कैपेसिटेंस, लेकिन शंट कैपेसिटेंस के कारण ही जो मतलब कि चार्ट है या फिर वो सॉरी चार्ट कह रहा हूँ, जो स्ट्रिंग बनी हुई है उस स्ट्रिंग में जो जो पार्टिकुलर डिस्क लगी हुई है उन सब डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो अनइक्वल मिलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटेलिक जंक्शन ऑफ यूनिट एंड द टावर बॉडी, यानी जो स्ट्रिंग लगा हुआ है और जो टावर बॉडी है उनके बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसी के कारण आपको नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है स्ट्रिंग के अक्रॉस। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग चार्ट से जो भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर इंतज़ार करिए, आपको बहुत अच्छे से उसमें बढ़िया से इधर समझाऊंगा, बहुत तरीके से, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।